मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त हैं। और मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मन लगाकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी तैयारी में मैं चार चांद लगाने के लिए मैं भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर आपको सभी विषयों का नोट्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे स्टडी बिहार फैमिली से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए संस्कृत साहित्य के अध्याय 5 भारतीय संस्कारा चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अधिकांश संस्कृत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ सके और आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, इस चैप्टर के लेखक जो है भारतीय संस्कारा चैप्टर के लेखक जो है, पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर रामबली पांडे हैं। भारतीय संस्कार के बारे में इसमें चर्चा की है, संस्कार के महत्व को बताए हैं। तो भारतीय संस्कार को व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि भारतीय संस्कारों की जो संख्या होती है 16 होती है। आपसे पूछेगा भारतीय संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16। इन 16 संस्कारों को इसने डिवाइड कर दिया है कि जन्म से पूर्व मतलब जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। शैशव अवस्था के संस्कार, मतलब शैशव अवस्था के संबंधित, मतलब शैशव अवस्था होता है बच्चा, बचपना जीवन, उससे संबंधित कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। याद रखने के लिए शैशव संस्कार तो 6, उसके बाद शिक्षा संबंधित संस्कार कहेगा तो 5 को संस्कार होते हैं। विवाह संबंधित संस्कार कहेगा तो 1 होता है। मृत्यु के बाद संस्कार कह देगा या मृत्यु उपरांत दिया रहता है तो वही होता है मृत्यु के बाद। तो इससे संबंधित संस्कारों की संख्या जब पूछ देगा तो 1 होता है। तो यह कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन इन 16 संस्कारों में से मुख्य संस्कार को बताया गया है कि मुख्य संस्कार जो होते हैं 5 होते हैं। आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा, अगर 16, 12, 15, 14 ऐसे दिया जाएगा तो 16 मारिएगा, 5, 7, 8, 10 दिया जाएगा तो वहां आप 5 मारिएगा, क्योंकि मुख्य संस्कार 5 होते हैं। उसके बाद गृहस्थ संस्कार जो होते हैं, विवाह गृहस्थ संस्कार में हम लोग कैसे प्रवेश करते हैं? तो विवाह के साथ जो होता है हम लोग क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? संस्कार में प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे वह ब्रह्मचारी होते थे, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी बनकर वह रहते थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान क्या चीज से है? तो संस्कार से। प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है संस्कार से है। केशांतर संस्कार, इसमें मतलब 16 संस्कार में जो होते हैं केशांतर संस्कार भी आते हैं। तो केशांतर संस्कार जो होता है शिक्षा संबंधित संस्कारों से संबंधित है। इसमें यह केशांतर संस्कार कहाँ होता था? तो गुरु गृह में, जब बच्चे को पढ़ने के लिए गुरु आश्रम में भेजा जाता था तो वहां केशांतर संस्कार होता था। इस केशांतर संस्कार में शिष्यों को, मतलब बालकों को क्या किया जाता? माथा मुंडन करवाया जाता, मतलब बालक को छील दिया जाता था। तो केशांतर संस्कार कहाँ होता था? तो गुरु गृह में होता था। केशांतर संस्कार के मुख्य कर्म क्या था? गोदान। केशांतर संस्कार जब होता था तो वहां गुरु को दक्षिणा के रूप में गोदान, मतलब गाय को क्या किया जाता था? दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में दान किया जाता था। पहले शिष्य वेद आरंभ, मतलब पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ से करते थे? कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में। पहले जो था वेद का आरंभ जो होता था ना, शिष्य जो पढ़ते थे गुरु गृह में वेद का अध्ययन करते थे।
उसके भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो संस्कार। आपसे पूछेगा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो संस्कार है। गर्भाधान जो है संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा। गर्भधान जो संस्कार का प्रयोजन जो है क्या है? तो गर्भ रक्षा जो है गर्भधान संस्कार का प्रयोजन है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है संस्कार है। चरित्र का निर्माण क्या चीज से होता है? तो संस्कार से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या होता है? समावर्तनम। समावर्तनम संस्कार जो है, देखिए यहीं से देखिए, समावर्तनम मतलब समापन, तो अंतिम कह दिया, तो अंतिम संस्कार शिक्षा संबंधी संस्कार पूछेगा तो समावर्तनम यही शिक्षा का अंतिम न संस्कार होता था, जिसको समाप्त कर शिक्षा को समाप्त कर गुरु गृह से बच्चे अपने माता पिता के घर आते थे और वहां न शादी विवाह कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते। समावर्तनम मतलब संस्कार के बाद ही न बाद क्या होते थे, जो शिष्य होते थे गृहस्थ जीवन में शादी विवाह कर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह संस्कार के साथ बच्चे मतलब शिष्य जो होते थे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करते थे? तो विवाह संस्कार के साथ जो होते थे बच्चे जो होते थे बालक जो होते थे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। उसके बाद विवाह संस्कार में क्या क्या होता था? तो विवाह संस्कार में सप्तपदी कर्मकांड, उसके बाद पानी ग्रहण, नहीं होता कि औरतों को पानी ग्रहण कराया जाता है, उसके बाद कन्यादान, 2 जगह लिख दिया है, नहीं हट रहा था। तो जैसे विवाह संस्कार में आप एक ही जगह हेडिंग बनाकर लिख दीजिएगा कौन कौन से कर्म होता था। तो सप्तपदी कर्मकांड, पानी ग्रहण कराया जाता था, उसके बाद कन्यादान, सिंदूरदान, मंडप निर्माण, ये सब क्या होता था? विवाह संस्कार में होता था। उसके बाद अब शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो यह पूछेगा अक्षर आरंभ मतलब अक्षर की शुरुआत करते थे, उपनयन, उसके बाद वेद आरंभ के शांत, उसके बाद समावर्तनम। यह जो है 5 संस्कार जो होते हैं शिक्षा संबंधित संस्कार वहां लिखा गया है, तो वह शिक्षा संबंधित यही 5 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? मतलब बच्चा न बालकों से संबंधित न जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद जो संस्कार होते थे वह क्या होते थे? यह जो है 6 संस्कार से 100 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार से संबंधित क्या होता था? तो गर्भाधान जो होता था जन्म से पूर्व होता था। उसके बाद पंचवन, उसके बाद सीमांतोनयन जो संस्कार होता था वह जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता था। उसके बाद गृहस्थ संस्कार, विवाह तो गृहस्थ संस्कार में हम लोग प्रवेश करते थे, ऊपर ही बता दिया गया है। विवाह के साथ मृत्यु उपरांत संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार जो होता था मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद जो संस्कार होता था होता था। उसके बाद आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि शैशव संस्कार का उल्लेख करें, तो आपको वही डिफिनेशन में ऑब्जेक्टिव बता दिया गया कि शैशव संस्कार 12 मतलब बालक से संबंधित संस्कारों के बारे में जो कई को संस्कार होते हैं 6, तो वही उसी का बखान करना है। भारतीय संस्कारों के उत्तर क्या दीजिए? भारतीय संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसमें शैशव संस्कार मतलब बच्चों के बालकों की संस्कार 6 माने गए हैं बालकों के लिए। जैसे फर्स्ट में क्या है, जहाँ स्टार मारे वह फर्स्ट होगा, दूसरा स्टार सेकेंड, ऐसे कर आप लिख लीजिएगा, रोमन में आप कर लिख लीजिएगा। जात कर्म में क्या होता था? बच्चों का जन्म होता था। उसके बाद नामकरण जो कर्म होता था इसमें बच्चों का नाम रखा जाता था। उसके बाद निष्क्रमण, इसमें प्रस्तुति गृह से जच्चा बच्चा का बाहर आना, मतलब जो शिशु बच्चा होता है छठियार से, वह उसमें क्या होता था? गोद में से छठियार से वह सोयरी घर में से बच्चा को क्या किया जाता? बाहर लिया जाता था। उसके बाद अन्नप्राशन में क्या होता? 6 माह के जब बच्चा हो जाता था तो उसको छोटे मतलब अन्न का क्या किया जाए? स्वाद चखाया जाता था, धीरे धीरे अन्न को खिलाया जाता था। चूड़ा कर्म
बच्चे के बालों को काटना, चूड़ाकरण क्या होता था, बच्चों को बाल को, उसके बाद क्या किया जाता, बच्चों को बाल को काट कर संवारने के काम किया जाता था। उसके बाद कर्णवेद में क्या किया जाता था, बच्चों के दोनों कानों को छेदना। इन सभी संस्कारों के वैज्ञानिक आधार है, अतः इनकी आवश्यकता लोगों ने भी महसूस किया है। उसके बाद केशांत संस्कार का वर्णन करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, केशांत संस्कार का वर्णन करें। तो केशांत संस्कार का संबंध क्या चीज है, बालों के छीलना, बालों को काटना से है। तो भारतीय संस्कारों की परंपरा में शिक्षा संस्कारों की कड़ी में एक संस्कार केशांत संस्कार भी होता है, जिसमें गुरु के घर में, मतलब गुरु की कुल में शिष्य जब प्रथम 6 कर्म में, मतलब प्रथम कर्म में क्या होता था, बाल काटना होता था। मतलब जब गुरुगिरी में हम लोग प्रवेश करते थे, उस समय बाल को क्या होता था, काटना होता था, बाल को मुंडन करना पड़ता था, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसमें गोदान जो था महत्वपूर्ण कार्य होता था, मतलब गाय को दक्षिणा के रूप में गुरु को दिया जाता था। इसी समय से उसकी वास्तविक पढ़ाई न आरंभ हो जाती थी, मतलब शुरू हो जाती थी। संभव है पढ़ाई से ध्यान न भटके और बच्चा अपने को सजाने और संवारने का सोचे ही नहीं, इसलिए भी केशों को काट डालना उस समय के आचार्यों को श्रेयस्कार लगा होगा। मतलब गुरु जो थे, आचार्य जो थे ना, यह श्रेय लेते थे कि वह बच्चा को केस काट देने पे क्या करेगा, बीच को मतलब अपना रंग पेंट में नहीं रहेगा। कहीं कहीं पर साहित्य में इस संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी ना पाया जाता है, मतलब कहा जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा संस्कार का मूल अर्थ क्या है। तो संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण और गुणों का परिमार्जन करना होता है। संस्कार का मुख्य कहिएगा, चाहे मूल्य अर्थ जो कहिएगा, शुद्धिकरण और गुणों का, यहाँ का छूट गया, का परिमार्जन करना होता है। परिमार्जन करना होता है, परिमार्जन का मतलब होता है भरना होता है। इससे तात्पर्य है कि संस्कार मानव जीवन से दोषों को दूर करते हैं। मतलब संस्कार जो है मानव जीवन से जो दोष होता है, मानव के जीवन में जो दोष होता है, उसको दोष को दूर कर गुणों को भरने का काम करता है। उसके बाद गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषताओं में संस्कार का विशिष्ट स्थान है, जिसमें जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक की आयोजन का एक विशेष आधार प्रदान किया गया है। जन्म से पूर्व गर्भधारण संस्कार में गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार आरोपण की योजना की गई है। गर्भधारण संस्कार का प्रमुख प्रयोजन जो है गर्भ की रक्षा करना होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपनयन संस्कार का वर्णन करें। तो उपनयन संस्कार, शिक्षा संस्कारों में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। जब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, तो माता पिता उपनयन मतलब शिक्षा संबंधित संस्कारों में ही आता है, हो जाता था। मतलब जब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य मतलब हो जाता था, जैसे 5 साल 6 साल के बच्चा हो जाता था, तो माता पिता अभिभावक के द्वारा उसे गुरु के लिए गृह में भेज दिया जाता था, मतलब गुरु गृह में प्रवेश कराया जाता था ना। उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु बालक का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में ले जाते थे, ले जाते थे तथा अब वह उसका महान जो है मानस पिता की भूमिका निभाते थे। मतलब गुरु जो होते थे और उसके बाद से पिता की भूमिका निभाने लगते थे। छात्र भी मानस पुत्र बन गुरु गृह में रहकर विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करता था। मतलब छात्र भी गुरु को ही पिता मान गुरु गृह में रहकर न शिक्षा अध्ययन करना शुरू करता था। जीवन की इस अवस्था में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। मतलब जीवन की इस परिस्थितियों में, चाहे अवस्था में जो था, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन भी करना होता था, उसे ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। इसलिए न उस समय बालकों को, शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। शिक्षा नियम पूर्वक प्रदान की जाती थी। मतलब उस समय में गुरु गृह में जो था शिक्षा जो थी नियम पूर्वक
प्रदान की जाती थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा समावर्तनम संस्कार का वर्णन करें। समावर्तनम संस्कार प्राचीन गुरु गृह परंपरा में शिक्षा संस्कारों में समावर्तन संस्कार अति उल्लेखनीय है। गुरु गृह में रहकर शिक्षा अध्ययन करने के बाद जब शिष्य अपने घर वापस लौटने का अवसर, मतलब शिष्यों को, बालकों को जब न शिक्षा अध्ययन करने के बाद न अपने घर वापस लौटने का अवसर उपस्थित होता था, मिलता था, तो गुरु अपने शिष्यों को सामने बैठाकर न भविष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना अपने उपार्जित ज्ञान से कैसे करना है यह बताते थे। मतलब अपने सामने बैठाकर सब चीज का शिक्षा देते थे। साथ ही सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्व अध्याय से विमुख न हो, मतलब जो पढ़े हो, मतलब सत्य के मार्ग से भटको मतलब ये सब उपदेश देकर उन्हें अपने घरों में जाने का निर्देश देते थे। अब शिष्य गृहस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर होता था एवं गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वे भावी जीवन की संकल्पना को साकार करता था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा संस्कारों में कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो शिक्षा संस्कार मतलब भारतीय संस्कार में शिक्षा संस्कारों की संख्या जो है 5 है। अक्षर आरंभ बच्चों, मतलब अक्षर आरंभ एक में क्या होगा, अक्षर आरंभ में बच्चों के लिए लिखने और पढ़ने का संस्कार, जिसमें अक्षर और अंक पर विशेष बल दिया जाता था। दूसरा में उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जब बच्चा मतलब घर पे थोड़ा बहुत लिखने लगता था तो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हाथों में सौंप देते, मतलब गुरु गृह में ले जाकर गुरु के हाथों में सौंप देते थे। उस समय गुरु ही उनका पिता का दायित्व संभालते थे। गुरु आश्रम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। उसके बाद वेद आरंभ जो होता था, वेद आरंभ होता था। तीसरा मतलब शिक्षा संबंधी संस्कार होता वेद आरंभ। आश्रम में पहुंचकर शिष्य गुरु के सानिध्य में वेदों का मतलब अध्ययन शुरू करता था। उसके बाद किसान संस्कार, मतलब किसान संस्कार चौथा हो गया। तो बालों का काटना ही किसान संस्कार से संबंधित है। इसमें अध्ययनशील बालकों को अपने केस की सजा से वंचित रहने और न केवल अध्ययन कला पर ही ध्यान केंद्रित करने का आदेश था। मतलब गुरु यह आदेश दिए थे। उसके बाद लास्ट इसका शिक्षा संबंधी संस्कार समावर्तनम संस्कार होता था कि अध्ययन की समाप्ति पर, मतलब जब शिक्षा अध्ययन पढ़ाई जो समाप्त हो जाता था तो समाप्ति पर समावर्तन संस्कार आयोजन होता था। मतलब समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था जिसमें गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देकर, जैसे धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो आदि देते थे, और शिष्य भी अपनी क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा देकर अपने निजी घरों की ओर प्रस्थान कर जाते थे और विवाह आदि कर गृहस्थ जीवन में क्या करते थे, प्रवेश करते थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार में क्रांति फैल जाए। जय हिंद।